नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्यूरो ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। इसका ये 5th वीडियो है। इससे पहले आप देख सकते हैं मेरा पहला टॉपिक जो था वो आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आया था। उसके बाद दूसरा टॉपिक आया था सक्सेसिव परसेंटेज का। इसके बाद मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन लिया था। उसका थर्ड टॉपिक जो है वो परसेंटेज चेंज इन टू क्वांटिटी फोर्थ जो वीडियो था वो परसेंटेज चेंज का आया था, जिसमें मैं मल्टीप्लिकेशन का केस ले चुका था। और आज मैं इसमें डिवीज़न और एडिशन में, जब हमारी टू क्वांटिटी में डिवीज़न और एडिशन का केस रहेगा, तब परसेंटेज चेंज हम कैसे निकाल लेंगे, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, उसके बारे में आज हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसके बाद देखिए मेरे दो टॉपिक और आएंगे, दो वीडियो और आएंगे परसेंटेज के, 4th और 5th। ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। और परसेंटेज का जो है ये मेरा 5th वीडियो है आज। और इसके बाद आप देख सकते हैं और भी आगे मेरे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। लगभग 40 वीडियो जो मैं बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब्यूरो ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। देखिए, परसेंटेज चेंज आपके पास वैल्यू है 20। आपके पास वैल्यू है 20, ठीक है। 20 से आपको जो है, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। ट्वेंटी से आपको जाना है 25। देखिए, ए से ए के लिए ये आपका हो गया फॉरवर्ड, ये हो जाएगा आपका रिवर्स। इसमें क्या है, 25 से आप वापस जा रहे हो 20 की तरफ। तो देखिए यहाँ आप 20 से 25 जा रहे हो, इसका मतलब जो चेंज है वो कितने का है, +5 है। और +5 इसका कितना होगा, 25%, ठीक है। तो हम 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो 1/4 लिख सकते हैं। इसमें क्या 25% का इंक्रीज था, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। जब मैं इसका रिवर्स की बात करूंगा, मतलब ये जो हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में तो हम 25% चले गए फॉरवर्ड की तरफ। और अगर जो हम रिवर्स की बात करें तो इसी केस में कैसे निकाल लेंगे आप, आपको क्या करना है, जो आपका अंश है उसे आप ऐसे लिखेंगे और अंश और हर को जोड़ लेंगे। उसके बाद अंश और हर को जोड़ करके आप हर में लिखेंगे। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो ये जो आपका रेशियो आया ये आपका रिवर्स में आया। अगर जो आप इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये परसेंटेज में आ जाएगा। यानी ये 20% जो है आपका वैल्यू हो गई। ये कितना हो गया आपका, 20% हो गया। अब वैसे भी निकालना चाहेंगे तो देखिए कितना डिक्रीज हो रहा है, -5 का हो रहा है। अब आपका बेस यहाँ 25 है, यहाँ पर आपका बेस 20 था, ठीक है, क्योंकि आप 25 से जा रहे हैं। तो 25 से आप देखेंगे तो 20 × 5 = 100। इसका मतलब ये 20% का आपका क्या हो रहा है, कमी हो रही है। यहाँ पर 25% का क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो फॉरवर्ड में अगर जो इंक्रीमेंट है तो आपको जो है रिवर्स में डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो आप निकाल लेंगे कैसे, उसके लिए मैंने बताया। अगर आपको पता चल जाएगा कि 25% है तो 1/4 होता है। 1/4 का रिवर्स में जब होगा तो 1/5 हो जाएगा। यानी कि जब हम डायरेक्ट लिखेंगे +1/4, ये क्योंकि इंक्रीज है 25% का। और इसी के रिवर्स में देखना होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। हर को जो न्यूमरेटर है उसे आप वैसे का वैसे रखेंगे, वो अंश को, और
जो नीचे वैल्यू है वो इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। हर में वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और इसका जो इक्विवेलेंट होता है वो आपका होता है 20%, ठीक है, 1/5 का। इस तरह से हम जो है परसेंटेज चेंज जो है देखते हैं। अब देखिए परसेंटेज चेंज अब तब देखते हैं जब हमारा केस बनेगा मल्टीप्लिकेशन का, जो कि मैं करा चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, पर एक रिवीजन के तौर पे मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इधर आप 10 से 11 गए, आपको पता चल गया है, सीधी सी बात है कि 10% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आप देखिए 20 से 18 गए, देखिए यहाँ क्या है, हमारे पास 2 क्वांटिटीज है, 10 और 20, इनका क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो वही मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के केस में देख रहे हैं जब ए डैश बन जा रहा है और बी डैश बन जा रहा है। तो ए से जब 10 से 11 जा रहा है तो 10% का इंक्रीमेंट मिला, और 20 से 18 गए तो हमें कितना मिला, 10% का डिक्रीमेंट मिला। अब देखिए इसे करने के लिए एक तो मेथड ये था कि मैं इसे ओवरऑल निकालना है, तो मैं इसके क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो 200 हो जाएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 198 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और जब हम यहाँ देखते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज कितना निकल कर आएगा इसका, 2/200 मल्टीप्लाई 100 यानी 1% की कमी आ जाएगी आपके, ठीक है। अब इसे हम ये तो हमने फार्मूले बेस पे करा कि पहले हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद 200 माइनस 198, एक्चुअली 198 में से 200 घटाएंगे आप, क्योंकि ये आपकी फाइनल वैल्यू है, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी 200, इससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या करें 100। तो आप देखेंगे -2/200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका -1% आ जाएगा, इसकी मतलब कमी हो रही है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। पर आप डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे, देखिए ओवरऑल जो परसेंटेज है आपकी, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे निकाल लेंगे आप इस केस में। आपको पता है कि यहाँ से 10% का इंक्रीमेंट है, तो ये जो ओवरऑल परसेंटेज का केस जो होता है ये आपका, मैंने पीछे बता चुका हूँ कि सक्सेसिव परसेंटेज में चेंज हो जाता है। सक्सेसिव परसेंटेज का केस बन जाता है जब हम ओवरऑल परसेंटेज निकालते हैं। किस केस में, जब आपका मल्टीप्लिकेशन रहेगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन रहेगा, सक्सेसिव केस बन गया, तो सक्सेसिव केस में एक हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूले की अप्रोच लगा लो। देखिए इसमें भी 3 मेथड थे, मैंने सक्सेसिव परसेंटेज में आपको पढ़ाए हैं। एक तो मैंने a + b + ab/100, इससे निकाल सकते हो आप। दूसरा एक मल्टीप्लायर फैक्टर पढ़ाया था, और तीसरा मैंने रेशियो मेथड पढ़ाया था आपको, ठीक है। आप किसी से भी निकाल लीजिए, मैं a + b वाला फार्मूला ले रहा हूँ। तो आपका देखिए यहाँ इंक्रीमेंट कितना है, 10 का है, तो मैं क्या लिखूँगा +10। जो ओवरऑल जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आएगा निकल के, देखिए। और b कितना है आपका -10 +10 मल्टीप्लाई बाई -10, और डिवाइड में क्या है 100 हो गया आपका। आप इसे काट देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, -1% आ जाएगा आपका, यानी कि 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या फिर आप, अब ये संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तब आपको दिक्कत आ जाएगी, और आप जो है ये तो आराम के साथ निकाल पाएंगे वैल्यू। तो इसलिए हम जो है इसे सक्सेसिव परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। अगर जो a + b a मल्टीप्लाई b का चेंज निकालना है आपको मल्टीप्लिकेशन में, जब 2 क्वांटिटी आपकी a एंड b, तो हम क्या देखते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज का केस बनेगा और हम आराम से उस सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। इसके मैंने एग्जाम्पल काफ़ी सारे लिए थे पिछले वीडियो में, जो मेरा 4th लेक्चर आया है परसेंटेज का। आज का जो मेन कोर टॉपिक है वो यही है कि परसेंटेज चेंज जब आपका डिवीजन में रहेगा। 2 क्वांटिटीज आपकी किस में है, डिवीजन में है। चलिए देखते हैं। डिवीजन में आप देखेंगे a/b से आप कहाँ जा रहे हैं, a-b जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर जो मैं चेंज निकालूं परसेंटेज चेंज, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। तो फाइनल वैल्यू में से घटाएंगे आप इनिशियल वैल्यू -a/b, और नीचे आप इनिशियल वैल्यू रखेंगे। हमेशा नीचे इनिशियल वैल्यू ही आती है, ठीक है। जहाँ से आप शुरुआत करते हैं वो सबसे नीचे रहती है, और आप जो आप फाइनल होती है उसमें से हम घटाते हैं, जोड़ते हैं। अब देखिए ऊपर हम इसको थोड़ा सरल करेंगे,
तो ये आपका आ जाएगा बी डैश गुणा बी, ऊपर आ जाएगा आपका बी डैश बी माइनस ए बी डैश, ठीक है। और नीचे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नीचे ए बाई बी था तो ए यहाँ ले लिया हमने, बी ऊपर कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा, इस बी से आप बी काट दीजिए। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो आई ए डैश बी माइनस ए बी डैश अपॉन ए बी डैश। अब देखिए अगर जो मैं इस क्वांटिटी को देखूं तो ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है ए बी डैश जो कि मेरी इनिशियल वैल्यू है का चेंज क्या हो रहा है ए डैश बी। देख लीजिए आप, अगर जो मैं इसे देखूं तो इसका क्या लिखूंगा, देखिए ये आपकी फाइनल वैल्यू है तो आप क्या लिख सकते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू। देखिए ये और ये एक ही चीज़ है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया हूँ। तो ये आपका जब डिवीजन वाला केस होगा, जब दो क्वांटिटी डिवीजन में होंगी आपकी, तो आपको ओवरऑल जब परसेंटेज निकालना होगा तो भी हम आप उस केस को मल्टीप्लाई के केस में देख सकते हैं, मतलब ए मल्टीप्लाई बी डैश और ए मल्टीप्लाई ए डैश मल्टीप्लाई बाई बी डैश। ये सॉरी एक मिनट, ए डैश में चेंज होता है, बी डैश बी में चेंज होता है। तो ये हमारा जो केस था ए ओब्लिक बी का, ए डैश बी डैश में चेंज हो रहे थे, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी डैश आपका किस में चेंज हो रहा है, ए डैश बी में। अब यहाँ ध्यान ये करना है कि आपको ए से तो ए डैश जाना है, देखिए ए से तो ए डैश जाना है, पर दूसरी साइड में बी से बी आना है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होगा, एक क्लोज सर्किल बनेगा, ठीक है। आपको ए से तो ए डैश जाना है पर बी डैश से बी आना है, मतलब आपको वापसी में जो न्यूमरेटर है उसमें आपको ए से ए डैश जाना है, फॉरवर्ड बेस में चलना है, और जब आप डिनोमिनेटर में आएंगे तो आपको रिवर्स में जाना है, मतलब बी डैश से बी जाना है। अब आप देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने कि 10/11 है, उससे जो 10/21 है उससे मेरा जो चेंज हो रहा है वो 11/30 हो रहा है। ये आपका ए बाई बी हुआ और ये आपका हुआ ए डैश बी डैश हुआ, ठीक है। अब जो ये चेंज है इसको अगर जो मैं सवाल को करना चाहूँ तो मैं इसी तरह से करूँगा जैसा अभी करके दिखाया मैंने आपको, तो उसमें काफ़ी देखिए करके देख लेते हैं। ये मेरी इनिशियल वैल्यू है, ये मेरी फाइनल वैल्यू है। तो अब आ जाइए ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज होगा आपका, फाइनल वैल्यू 11/30 माइनस 10/21 डिवाइड अपॉन 10/21, ठीक है। इधर से आप 30 गुणा 21 आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 21 माइनस 10 गुणा 30। यहाँ आपका 10 आ जाएगा और ऊपर आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये 21 आपका 21 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11 2 1 3 231 माइनस 300 डिवाइड बाई 300। और क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना था चेंज, तो यहाँ 100 से मैं मल्टीप्लाई और कर दूंगा। यह आ जाएगा आपका 69 माइनस का अपॉन 3, यानी कि -23%, यानी 23% की कमी आ गई। अब देखिए इसी चीज़ को करने के लिए हमने क्या करा, इसे कन्वर्ट कर लिया, जो भी हमने ऊपर मेथड बताया था। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 के साथ में क्या आ जाएगा, नीचे इसका जो दूसरे वाले का बेस है हर है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 30 का चेंज किस में होगा, 11 मल्टीप्लाई बाई, देखिए ये मेरा ए था, ये मेरा ए डैश था, पर ये 30 जो है ये बी डैश है, बस यही चीज़ थी मेनली। अब देखिए ए से ए डैश जाने में कितना चेंज हुआ, आप देखिए 10 से 11 हो रहा है प्लस 10% हो रहा,
और 30, अब देखिए 30 से 21 जाने में क्या चेंज हो रहा है, तो 30 से 21 जाने में हम देखेंगे 9 का डिक्रीज हुआ है, और 9 का मतलब 3 क्या 9, 30% का डिक्रीज हुआ है, 30% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, देखिए अगर मैं ए बी रूल लगा दूं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो ए कितना है आपका +10, बी कितना है आपका -30, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई -30 डिवाइड में क्या चला जाएगा 100। आप इसे काट लीजिए, तो यहाँ आपका आ गया -20 और यहाँ से आपका आया -3, तो टोटल आपके पास आ गया -23%। देखिए ये इजी है। अभी आप देख रहे हैं कि संख्याएं थोड़ा छोटी है तो हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, पर जैसी संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तो आपको जो अभी मैंने बताया ये मेथड आपको आसान लगेगा। तो परसेंटेज चेंज हम जब फ्रैक्शन में होगा हमारी दो क्वांटिटी, तो हम उसको भी एज ए सक्सेसिव परसेंटेज जैसा हम निकाल देते, क्योंकि ये सक्सेसिव परसेंटेज का ही फार्मूला है जो आप देख रहे हो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। द प्रेशर ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। क्या रहा है, ये कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जो प्रेशर है ऑफ ए डेफिनेट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ P आपका जो है K T/V, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो P जो है आपका जो निर्भर करेगा वो T/V पर निर्भर करेगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अब देखिए ये जो एक्चुअल में जो अभी हमने पिछला कंसेप्ट सीखा है वो यहाँ अप्लाई होगा। अब वो क्या कह रहा है अगले उसमें कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 40%। अब देखिए कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, T1 जो है वो इंक्रीज हो रहा है आपका 40% से, और V1 आपका कितना हो रहा है, एंड देखिए टेम्परेचर इंक्रीज बाई 40% और वॉल्यूम इज डिक्रीज बाई 20%। तो ये आपका कितना हो रहा है 20, ये इंक्रीज हो रहा है 40% से, ये आपका कितना हो रहा है 20% से डिक्रीज हो रहा है। तो द न्यू प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड बाई, अब यहाँ जो आपकी वैल्यू निकल कर आ रही वो इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, T2 और V2। अब देखिए जो अभी हमने सीखा उसमें हमने इसी इक्वेशन में हमने कैसा कन्वर्ट करा था। देखिए T1 गुणा V2 और इधर आपका चेंज आ गया था T2 गुणा V1। तो देखिए T1 से तो T2 में जा रहा हूँ 40% के इंक्रीज के साथ में, देख लीजिए ये तो सही है, पर यहाँ पर क्या है V2 से V1 जाना है, मुझे V2 से V1 जाना है, पर यहाँ पर मेरे पास क्या है V1 से V2 है, तो मेरे पास दिया हुआ है V1 से V2, क्या कितने परसेंट चेंज है, 20% का डिक्रीज है। अब मुझे वापस जाना है, कहना मतलब ये है कि V2 से V1 आना है, V2 से V1 आना है। तो मैंने अभी आपको पिछली सबसे पहली स्लाइड में बताया था 20% आपका कितना हो गया फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है। तो 1/5 हो गया, तो जब रिवर्स में जाएंगे क्योंकि ये आपका डिक्रीज है, तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर में आएगा वैल्यू वो क्या आएगी, निकल गए, है ना। मतलब ऊपर वाला आपको न्यूमरेटर सेम रखना है और डिनोमिनेटर में इसे ऐड करना है, यानी कि यहाँ 5 है ऊपर -1 है, तो ऐड का मतलब ये जो साइन के साथ में ऐड करना है, यहाँ -1 है तो ये आपका आ जाएगा 4, तो 1/4 आपका कितना होता है 25% होता। तो इस तरफ मेरे क्या वैल्यू निकल आएगी 25% हो जाएगी, ठीक है। तो 25% का क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, ये क्या होगा इंक्रीज होगा।
क्यों होगा इंक्रीज? जब एक तरफ वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो जब रिवर्स में हम जाते हैं तो दूसरी तरफ से वैल्यू आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब जो पहले डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होगी, या पहले इंक्रीज हो रही है तो रिवर्स में डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरी यहाँ जो वैल्यू निकल कर आई V2 से V1, वो आप देख सकते हैं कितने आएगी? 25% का इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आपका इंक्रीमेंट है, ये देखिए ये आपका क्या था? 1 मिनट, तो आप देख रहे हैं यहाँ आपका 40% का इंक्रीमेंट है, यहाँ 25% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, T1 से T2 के 40% का इंक्रीमेंट मिल रहा है आपको, और B2 से V1 के तो 25 का। अब आप यहाँ कोई सा भी फार्मूला, चलो अब मैं जो है रेशियो मेथड ले रहा हूँ, क्योंकि पहले हमने जो था AB फार्मूला लिया था। देखिए 40% का इंक्रीमेंट है। देखिए अब केस हमारा सक्सेसिव परसेंटेज का बन गया, वो दीजिए हो गया ना सवाल। और सक्सेसिव परसेंटेज का मैंने बताया था कैसे करें। 40% कितना हुआ आपका? देखिए 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5 रेशियो में जब देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए ये इंक्रीमेंट है, तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू में लिखूंगा। इनिशियल वैल्यू 5 है तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, अब 25 का इंक्रीमेंट है तो ये आपका 1/4 होता है फ्रैक्शन में। ये भी इंक्रीमेंट है, तो अगर ये 4 है तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सक्सेसिव का केस है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 7 पंजे 35। ठीक है, अब आप देखिए कितना चेंज हुआ आपका। चेंज कितना हो रहा है आपका? 15 का। कितने पर चेंज हो रहा है आपका? 20 पर। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 15 पंजे 75। तो 75% का जो है आपको इंक्रीज मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 75% हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपकी अप्रोच रहनी चाहिए सवालों को करने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं, ये तो आपको मैंने जो फार्मूला अभी बताया था, इस सवाल को हम जो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी इजी मेथड है। देखिए आपका जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल था आपका टेम्परेचर के, और प्रेशर जो था आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के। तो आपकी इक्वेशन कुछ ये निकल के आई थी कि V/T। ठीक है, अब आप देखिए चेंज क्या है, हमें तो V और T में ही चेंज देखना था। ये आपका कितना इंक्रीज हो रहा? 40% इंक्रीज हो रहा, और ये आपका क्या हो रहा है? 20। ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्या है? 20% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो यहाँ वैल्यू मिलनी है मुझे तो उसको देखना है। अब देखिए 40% का इंक्रीमेंट है, तो आप देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं। अब जब 40% का इंक्रीमेंट है, मैंने क्या करा, इसको 100 मान लिया और इसे भी मैंने 100 मान लिया। तो आप यहाँ देखेंगे जो मेरी इनिशियल वैल्यू आ रही है वो मेरी कितनी आई? देखिए 1/1 आई। ठीक है, 1/1 आई। अब जब 40% का इंक्रीमेंट हो तो ये 140 हो जाएगा, और इसे मैं देखूंगा तो 120 मतलब 80 हो जाएगा। 20% का डिक्रीमेंट है। तो आप इसे देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 7/4 आ गया आपका। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ तो आपका 1/1 है और यहाँ आप कितना जा रहे हैं? 7/4 जा रहे हैं। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ आपका? तो 7/4 - 1/1, ये तो आपका चेंज आएगा। अभी आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए तो 7 - 4 कितना? 3/4 × 100। तो 3/4 आपका कितना आ जाएगा? 0.75 × 100। 75% आपका इस तरह से वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए। मेरा जो मेन था, जो आपको पिछली मैंने स्लाइड दिखाया है, जो ये हल किया है, ये आपको इस तरह के जब DI के क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका ओवरऑल चेंज, जब दो क्वांटिटीज आपकी मल्टीप्लिकेशन में होगी तब कैसा करना है आपको। जब देखिए
ये मल्टीप्लिकेशन का केस बताया मैंने, जब मल्टीप्लिकेशन दो क्वांटिटी ए एंड बी होगी। दूसरा केस बताया मैंने जब आपकी डिवाइड में होगी दो क्वांटिटी ए एंड बी। और अभी जो मेरे पास तीसरा केस है वो है जब ये प्लस में होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है सीजीएल में ये। कि इसमें है परसेंटेज चेंज ए प्लस बी ए डैश बी डैश ए प्लस बी ए डैश प्लस बी डैश। देखिए इसमें क्या है, पी जो है आपका वो अनचेंज्ड है, यहाँ पर क्या है पी कांस्टेंट है, पी क्या है कांस्टेंट है। मतलब उस केस में जब आपका पी कांस्टेंट है मतलब ए प्लस बी की वैल्यू फिक्स है, हालांकि जो मैं ये कहूँ ए प्लस बी की वैल्यू ये 100 है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है ये ए डैश प्लस बी डैश ये भी आपका 100 ही है, ये दोनों वैल्यू क्या है बराबर हैं। हो सकता है आप ये 75 है, ये आप कहेंगे 25 है। दूसरे केस में क्या है, अगर आप इसे 60 कर लेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है आपका, ये जो चेंज हो रहा है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ए से ए डैश और बी से बी डैश, न कि पर आपका जो है पी आपका कांस्टेंट रहेगा। पी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, 100 ही रहेगा। अब देखिए इसे समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। If the income tax is increased by 19%, the net income is reduced by 1%. The rate of income tax is, देखो क्या कह रहा है, आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है। सॉरी ये दर नहीं होगा, ये आयकर जो हमारा इनकम टैक्स है, जो हमारा इनकम टैक्स आयकर 19% से बढ़ जाता है। मतलब जो पहला था वो हमें पता नहीं है, पर वही कह रहा है अब 19% से बढ़ जाता है। और वास्तविक आय जो हमारी क्या है नेट इनकम है, वास्तविक आय क्या है जो हमारी नेट इनकम है वो 1% से कम हो जाती है। तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना है, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। अब देखिए इसमें पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारी इनकम होती है, जो सैलरी होती है वो दो तरह से आप हम करेंगे। एक तो हमारी होती है ग्रोस सैलरी, तो जो ग्रोस सैलरी होती है, जो हमें इनकम या आय हम जिसे हम बोल लें, तो ग्रोस सैलरी जब भी ग्रोस शब्द आ जाता तो ये से आप ये कहो कि ये सबसे बड़ी संख्या होगी, आपको डाउट ना रहे। ग्रोस का मतलब होता एक तरह से टोटल, मतलब ग्रांड टोटल। ग्रोस का मतलब हो गया एक तरह से, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ग्रांड मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो ये ग्रोस सैलरी है तो इसमें आपकी नेट इनकम रहेगी प्लस आपका इनकम टैक्स रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ग्रोस सैलरी आपकी ज़्यादा होती है पर आपके हाथ में पैसा कम आता है। क्यों? क्योंकि आपका इनकम टैक्स भी तो कटता है। अगर जो वो इनकम टैक्स और जो आपके हाथ में पैसा है उन दोनों को मिला दिया जाए तब आपकी ग्रोस सैलरी बनती है। मतलब कंपनी जो है वो आपको जो सैलरी देती है, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट में कोई बंदा है तो वो जो सैलरी उसको मिलती है वो ग्रोस सैलरी उसकी ज़्यादा होती है, पर उसको जो हाथ में पैसा मिलता है वो आपकी नेट इनकम कहलाई जाती है, वो आपकी कम होती है क्योंकि उसमें से इनकम टैक्स, ग्रोस सैलरी में से इनकम टैक्स निकाल दिया जाता है। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा और जब आपको ये समझ में आ गया तभी आप इस यूज कर पाएंगे। होता क्या है कि ये ग्रोस सैलरी जो है ये आपकी फिक्स है, ये कांस्टेंट है। ग्रोस सैलरी क्या है आपकी कांस्टेंट है, ये स्थिर है, ये नहीं चेंज किस में हो रहा है, नेट इनकम में चेंज होगा और इनकम टैक्स में चेंज होगा। देखिए कैसा हो रहा, वो क्या कह रहा है, इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19%। ये आपने क्या करा 19% जो है बढ़ा दिया, इनकम टैक्स को क्या करा है 19% इंक्रीज कर दिया है। और नेट इनकम रिड्यूस बाय 1%, नेट इनकम क्या करी आपने 1% क्या करिए डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिए। अब जब आपने रिड्यूस कर दी तो आप ये बताइए जो 1% की कमी हो रही है नेट इनकम में, नेट इनकम में जो 1% की कमी है, जो इनकम टैक्स में आपकी 19% की बढ़ोतरी है, ये बराबर ही तो होंगी, तभी तो आप इसे कांस्टेंट रख पाएंगे, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं रहेगा आपका टर्म। ये जो कमी है ये दूर इसके इनकम टैक्स में बढ़ोतरी के बराबर होनी चाहिए। या मैं ये लाइन लिख दे रहा हूँ, देखिए नेट इनकम में कमी बराबर किसकी होगी,
इनकम टैक्स में बढ़ोतरी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है नेट इनकम में 1% की क्या है, कमी है। नेट इनकम में क्या है, 1% की कमी है। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, 1% निकालते। कितनी है नेट पर इसमें कमी, 1% है। तो नेट इनकम का आप कितना निकाल लोगे, 1% निकाल लोगे आप। ये किसके बराबर होगा, 19% के। ये वृद्धि मान लो इसे, कोई बात नहीं, ये कमी है तो इनकम टैक्स के 1% की कमी नेट इनकम में किसके बराबर है, 19% इंक्रीमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अब आप देखिए ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो ये आपका एक रेशियो निकल आएगा, नेट इनकम डिवाइड बाई इनकम टैक्स बराबर 19/1। ठीक है, ये आपका क्या है, निकल कर आया नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशियो। अब ये दोनों अगर जो मैं जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा, मेरा ग्रोस इनकम बन जाएगा। देखिए ग्रोस इनकम क्या है, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि रेशियो में तो 19 + 1 यानी कि 20। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, मालूम क्या कर रहा है सवाल में कह रहा है आयकर की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आयकर की दर। तो जब किसी भी चीज़ का दर निकालते हैं, रेट निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो जिसकी पूछी आयकर की पूछी है तो आप क्या लिखोगे, इनकम टैक्स। और दर निकालने की तो टोटल केस पर निकल लेगी, आपकी ग्रोस सैलरी पर निकलेगी, तो नीचे क्या आ जाएगा, आपकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ग्रोस इनकम आ जाएगी, ग्रोस सैलरी या ग्रोस इनकम लिख लो इसको, जिसे मैंने जीआई लिखा। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, 100 से कर देंगे। तो इनकम टैक्स आपका कितना था, देखिए यहाँ रेशियो में देखना है आपको, 1 था। जीआई कितना है आपका, 20 है। मल्टीप्लाई में कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा, 20 पंजे 100, तो यह कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। ठीक है, इससे सवाल कई बार बन चुका है, इसलिए आपको ये चीज़ कंसेप्ट आना चाहिए कि जब आपका a + b में चेंज हो रहा है, मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी, a × b, a डिवाइड बाई b, a + b। a + b वाले केस में आपका जो है टोटल वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। a × b में आप डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हैं, a डिवाइड बाई b में आप डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंटेज नहीं लगा सकते, उसमें आपको डायरेक्ट जो के लिए आपको किस में जाना है, जो न्यूमरेटर है a में तो आप डायरेक्ट लगेगा, पर b में ना होकर के b में आप रिवर्स में आएंगे, तब आपको जो है वहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज लगा पाएंगे। तो ये आज मैंने जो है आपको परसेंटेज चेंज के तीनों कंसेप्ट बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।